एविडेंस एक्ट इज़ वैलिड और द क्यूएसओ ऑर्डर इज़ वैलिड, ठीक है। सो इसकी हिस्ट्री जो है इट गोज़ लाइक दैट के देयर इज़ अ लॉ दैट इज़ लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है, एंड द लॉ ऑफ एविडेंस हैज़ फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू द लॉ एविडेंस एक्ट एंड द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। तो बेसिकली टिल पार्टीशन जो है या बिफोर पार्टीशन हमारे पास एविडेंस एक्ट था। तो एविडेंस एक्ट जो है बेसिकली वो क्या करता था, उसका एक मेजर पर्पस ये था दैट इट यूज टू कवर एंड रिजॉल्व द मैटर्स दैट वर रिलेटेड टू द एक्चुअली इसमें बहुत इको कर रहा है, कैन नॉट कवर है मैं। ओके ठीक है। ओके तो ठीक है, एविडेंस एक्ट का जो बेसिक पर्पस था इट वाज टू रिजॉल्व एंड डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू द एविडेंस, ठीक है। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड हो रहा है या उसमें कौन सी एम्बिग्विटीज हैं दैट आर टू बी रिमूव्ड, या अगर उसमें कोई ऐसा इशू है तो टू रिजॉल्व दैट। बट ड्यूरिंग द एरा और यू कैन से दैट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल टेन्योर ऑफ ज़ियाउल हक, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 227 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जो ये कहता है कि all of the laws are to be bring within the conformity of Holy Quran and Sunnah, ठीक है। Since it is the Islamic Republic of Pakistan, तो यहाँ पर जितने भी laws regulate होंगे they must or they should be with accordance to the Holy Quran and Sunnah। Hence वो जो lacunas से जो evidence act में missing थे, ठीक है, to fulfill that या to fill up that void, जो कानूनी शहादत ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया, ठीक है, वो प्रिवेल हुआ। सो दैट्स हाउ क्यूएसओ केम इनटू बीइंग। फर्दर मूविंग ऑन टू नाउ आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में जो है बेसिकली फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं। तो इसमें यू हैव टू रिमेंबर द ईयर, ठीक है, कि किस ईयर में पास हुआ था क्यूएसओ, ठीक है, इट वाज 1984। देन इसका जो सेकेंड मेन प्रिंसिपल है ऑफ क्यूएसओ इज़ दैट के क्यूएसओ ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, सारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट मार्शल्स हैं, सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा एक्सेप्ट बिफोर द कोर्ट या बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ एन आर्बिट्रेटर, ठीक है, एज इट इज़ मैंशनड। Look, if you look at the clause 2, it says that it extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to proceedings before an arbitrator, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर बेसिकली कौन होता है? आर्बिट्रेटर, लेट्स से इफ देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, ए और बी है, उन दोनों का डिस्प्यूट है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन देम, तो वो जाते हैं किसी थर्ड पर्सन के पास एंड दैट थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी नोन एज द आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेशन का बेसिकली काम ये होता है कि वो टू पार्टीज़ के बिटवीन में जो भी डिस्प्यूट होता है उस मैटर को वो रिजॉल्व करवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का वो लीगली नॉट बाइंडिंग होता है ओवर द पार्टीज, मीन्स that it's up to the parties whether they accept or deny the decision of the arbitrator, okay. Then we have article 2 that is related to the definitions or the interpretation। अच्छा, इसमें जो है इसमें मैंने कुछ बोल्ड किया हुआ है एंड हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, अगर हम सीपीसी में देखें तो सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि कोर्ट हैविंग सिविल जुरिस्डिक्शन, जिन कोर्ट्स की सिविल जुरिस्डिक्शन होगी दैट आर कंसिडर्ड एज द कोर्ट इन सिविल प्रोसीजर, ठीक है। सिमिलर टू दैट if we talk about the criminal procedure, so those courts that are having the criminal jurisdiction that are to be called as the courts, but QSO says that ke all courts that include the proceedings before the judicial bodies or the magistrates that are considered as the court except before the arbitrator, ठीक है। बिफोर आर्बिट्रेटर जो भी प्रोसीडिंग होगी दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कोर्ट और द डिसीजन ऑफ द कोर्ट सिंस इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ओवर द पार्टीज।
देन वी हैव डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट बेसिकली इट कैन बी इन अ राइटिंग फॉर्म, इट कैन बी इन अ प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है. लिथोग्राफ्ड हो सकता है, फोटोग्राफ्ड हो सकता है. तो डॉक्यूमेंट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है आपका. देन वी हैव एविडेंस. अच्छा, एविडेंस के जो है देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द एविडेंस, ठीक है. एक तो इसका लिटरल मीनिंग है और एक इसका लीगल मीनिंग है. जो लिटरल मीनिंग है एविडेंस का, दैट मीन्स प्लेन, ठीक है, प्लेन और क्लियर स्टेटमेंट. और जो इसका लीगल मीनिंग है दैट इज द टेस्टिमनी और टू टेस्टिफाई. टेस्टिमनी मीन्स गवाही, ठीक है, एविडेंस. So all statements which the court permits or requires be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidences. Now we know that there are two kinds of evidences. एक तो हमारे पास oral होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है documentary evidence. वो हम आगे जो है वो cover करेंगे, ठीक है. जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज आई सेड, प्रिंटेड फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, फोटोग्राफ्ड है, ऑन द पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, that is considered as the documentary evidence. Oral evidence you all know verbal होगा, so that is the oral evidence. Then we have the fact. Fact basically fact is a thing which can be perceived. अगर आप कोई बात सुनते हैं, ठीक है, कोई बात कहते हैं, तो that is going to be considered as a fact. The thing which you can perceive by the thing which can be perceived by your senses, whether it has been heard, whether it has been said, ठीक है. इसमें जो है there are certain examples of the fact that are given, so you do have to have a look at that because it can be given as an MCQ, ठीक है. आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 तक सबको क्लियर है? दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है. और फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, जिसमें आपको ये याद रखना है कि किस ईयर में पास हुआ था और जो QSO है वो कौन से कोर्स में जो है वो आगे उनके इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, हम उसको इम्प्लाई करवा सकते हैं. Then we have Article 3 which talks about the competency of witness, that is who may testify. Testify, I told you, testify का मतलब होता है कि गवाही देना, ठीक है. So any person shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, any other cause of same kind. As per the Bare Act definition, कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट में आके टेस्टिमनी दे सकता है, ठीक है, जिसको एक रैशनल क्वेश्चन या जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसको अपनी सोच के मुताबिक उसका आंसर दे सकता है, दैट पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज द कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है. दैट इज़ बेसिकली द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस. ओल्ड एज है, टेंडर एज है, अगर उसको कोई बीमारी है, बट अगर वो कोई क्वेश्चन समझ सकता है विच इज़ बीइंग पुट फॉरवर्ड टू हिम, तो दैट विटनेस शैल बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है. वो आप कोर्ट में आके अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा सकता है. Second, provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence. कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी केस में कन्विक्ट हो जाता है और लेटर ऑन अगर वो किसी केस में आकर जो है वो अपनी कोई टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाना चाहता है या वो एज अ विटनेस प्रोड्यूस होता है, सो दैट पर्सन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट. इनफैक्ट ही शैल बी कंसिडर्ड एज इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है. Provided further that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness. अच्छा, इसमें एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, या तो राइट इट डाउन इन योर जर्नल्स, के इसका एक MCQ इस तरह से आ सकता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस, ठीक है. तो इसमें आपको ड्यूटी हो सकता है कि ड्यूटी का वर्ड मिसिंग होगा एंड यू विल हैव टू फिल अप दैट, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये कोर्ट की ड्यूटी है टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस. इसकी एक्सप्लेनेशन है, Lunatic is not competent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them. कोई lunatic person है, lunatic means a person who is unsound mind, ठीक है, mentally he is weak or mentally he is unstable or mentally he is a retard.
दैट पर्सन शैल बी इनकॉम्पिटेंट ओनली इन द केस कि अगर वो जो रेशनल क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन अगर उससे कोट करता है, अगर वो उसका आंसर नहीं दे सकता, सो दैट पर्सन इन दैट केस शैल बी कंसिडर्ड एज एन इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज अगर ल्यूनेटिक जो है वो आकर कोई अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाता है कोर्ट में, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट विटनेस। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 तक कवर है। एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, फर्स्ट यू नीड टू नो के व्हाट डज इट मीन बाय द प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एनी कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स डिस्क्लोजर। ठीक है, अब उसकी जो है सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर दो पार्टीज़ हैं या अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, जस्ट लाइक इसमें अगर हम आर्टिकल 5 देखें तो इट इज़ अबाउट द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। तो इट सेज दैट no judge or magistrate shall except upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as a judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his present while he was so acting। तो बेसिकली इसमें जो है जजेस और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये प्रिविलेज जो है कोर्ट ऑफ लॉ ने या जो लॉ है वो कानून शहादा वो ये प्रोवाइड करता है कि उनका कोई डिसीजन होगा तो कोई लेमैन या जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया है वो उस कोर्ट ऑफ लॉ से क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, वो उस जज या मैजिस्ट्रेट से जाकर क्वेश्चन नहीं करेगा अनलेस दैट क्वेश्चन हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय एनी सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, लेट्स से अगर लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन है दैट इज़ अगेंस्ट एनी पार्टी, तो वो पार्टी जो है they are supposed to challenge that decision in the superior court। ठीक है, अदर देन दैट अगर वो खुद से जाकर किसी जज या मैजिस्ट्रेट को कहता है कि आपने मेरे अगेंस्ट डिसीजन पास कर दिया है, आई वांट टू नो द रीज़न, आई वांट टू नो द ग्राउंड, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वैलिड। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। जो जजेस और मैजिस्ट्रेट जो है उनसे कोई पर्सन जो है इन पर्सन जाकर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अनलेस दे आर बीइंग आस्क्ड दैट सेम क्वेश्चन फ्रॉम एनी सुपीरियर कोर्ट। Similarly, then we have communications during marriage. If there are two persons that are married, ठीक है, they both are married to each other, so they are not bound to disclose any information or any private information that exists between both of them to any third person। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि लेट्स से कोई खुला का केस फाइल करता है यहाँ पर, ठीक है, कोई GNW केस फाइल करता है, कोई भी फैमिली सूट व्हाटसोएवर फाइल करता है, तो ओनली देन यू आर सपोज टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मैरिटल लाइफ। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं दैट देर आर सर्टेन थिंग्स व्हेन यू आर फाइलिंग अ फैमिली सूट के एक पूरा लाइक आपके पास पैटर्न है हाउ यू आर सपोज टू यू नो लाइक ड्राफ्ट इट, उसमें क्या क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, एंड दोज थिंग दैट आर अनएथिकल यू आर नॉट सपोज टू मेंशन दैट। ठीक है, सो दैट्स हाउ द मैरिटल कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड। एविडेंस एज टू स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये थ्री जो है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम ऑल ऑफ देम टुगेदर। जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन प्रीवियसली कि कोई भी जुडिशियल बॉडी है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है, अनलेस दे आर बीइंग क्वेश्चन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या अगर कोई ऐसा आपका इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के अंडर आता है, ठीक है, स्टेट रेगुलेट कर रही है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन देम और यू कैन नॉट आस्क फॉर देयर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। आप कोई खड़ा हो जाए जाकर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बोले कि मुझे आपके प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ द हॉस्पिटल मुझे आपके वो चेक करने हैं, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है लेट्स से वाइस वर्सा, तो वो जाकर जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉट बाउंड कि वो आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करें। अच्छा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है इट इज़ वन मोर एस्पेक्ट। इसमें ये है कि अच्छा सॉरी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेज दैट के अगर एडवोकेट और क्लाइंट है, सो दैट एडवोकेट और द क्लाइंट दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन
एडवोकेट भी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने क्लाइंट की, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल होती है उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा. सिमिलरली जो क्लाइंट है ही इज़ नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज केस टू एनी थर्ड पार्टी और एनी थर्ड पर्सन. अच्छा, आर्टिकल 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अकॉम्प्लिस, इसमें से भी जो है MCQs आते हैं. बेसिकली ये जितने भी मैंने आर्टिकल्स यहाँ पर इनलिस्ट किए हैं ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जिसमें से रिपीटेडली आपके MCQs आते हैं, ठीक है, एवरी ईयर आते हैं. अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस बेसिकली कौन होता है? अकॉम्प्लिस इज़ अ पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, या एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ अ क्राइम. If two people are committing an offense together, so they both will be considered as an accomplice of each other, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है it reads as के accomplice, अगर एक A कहता है that B A और B ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, C का, तो ए जो है आकर एडमिट कर लेता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि येस वी हैव कमिटेड अ मर्डर कलेक्टिवली, हमने सी का मर्डर किया है. अच्छा, ये चीज़ आगे फर्दर कन्फेशन में आएगी, ठीक है, इट इज़ लिंक्ड विद द कन्फेशन, ये जो आर्टिकल है बेसिकली. तो इसमें यह है कि अगर अकॉम्प्लिस जो है वो टेस्टिमनी कर देता है आके कोर्ट में, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है. अगर कोई अकॉम्प्लिस है, अगर वो कोई टेस्टिमनी दे रहा है इन द कोर्ट, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज द कॉम्पिटेंट विटनेस, अनलेस एक्सेप्शन क्या है कि इन द केसेस ऑफ हद. हद कौन से केसेस होते हैं? वो केसेस जिनके पनिशमेंट जो है वो होली कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग जो है वो गिवन है, ठीक है, जो इस्लामिक इंजंक्शंस में ले डाउन है, वो पनिशमेंट्स आर कंसिडर्ड एज हद पनिशमेंट्स. अच्छा, सही है, ठीक है. देन वी हैव आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 इज अबाउट द कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस. ये भी जो है एज एन MCQ आता है, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. जो आर्टिकल 3 है दैट इज़ रिलेटेड टू द हु मे टेस्टिफाई, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, ठीक है. एंड आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू लाइक डैश, ठीक है, कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस. अच्छा, तो इसमें जो है देर आर लाइक अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ विटनेसेस दैट हैज़ बीन गिवन के हु शैल बी द विटनेसेस, ठीक है, कौन कॉम्पिटेंट विटनेसेस होंगे और उनका नंबर क्या होगा विटनेसेस का. तो यहाँ पर जो है देर आर द कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी वी हैव डिस्कस ऑलरेडी के हु what people are considered as the competent to testify in the court of law, ठीक है. So now we are going to talk about the number of witnesses. तो जहाँ पर बात आती है with the matters related to the financial या future obligation, what does it mean by financial and future obligation? वो matters, let me give an example. दो parties हैं, उन्होंने जो है they signed a contract between them, ठीक है. Now while they are signing the contract, so what number of witnesses should be there? That there should be two men, ठीक है, as a witness present over there whenever is the matter about the financial and future obligations to secure that, ठीक है, कि आगे जाकर जो है you will be having two witnesses at least कि आप उनको एज अ गवाह प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में कि भाई हमारा तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है. तो टू जो है मेंस होने चाहिए. इन केस अगर टू मेंस नहीं हैं तो उसमें वन मैन एंड टू वुमेन होना चाहिए, ठीक है. ये भी एज एन MCQ आता है और ये बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं क्योंकि इसमें और एंड की वजह से जो है इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर देम. इट इज़ आइदर टू मैन और वन मैन एंड टू वुमेन, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रेज एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस काउंट.
चैप्टर 3 इज़ रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 18 है विच इज एज एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। So first of all, we should know के what does it mean by the relevancy of facts. Relevancy of facts is basically a term which defines a connection of one fact with another fact. ठीक है? So you have to remember that what does it mean by relevancy of fact? It means that a relationship or a connection between one fact with another fact. Then it talks about two facts, that is fact in issue and relevant fact. Fact in issue क्या होता है? फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है बेसिकली, या वो मेन इशू होता है जिसके बेस पर जो है कोई भी पार्टी अपना केस कोर्ट में फाइल करती है, ठीक है। दैट इशू शैल बी कंसिडर्ड एज द फैक्ट इन इशू, ठीक है, जिसके बेसिस पर पार्टी हैज़ अप्रोच द कोर्ट। रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट वो जो फैक्ट इन इशू अब इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, जिसके बेसिस पर केस फाइल हुआ है, उससे जो इंटरलिंक जो डिफरेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, दैट आर गोइंग टू फॉल अंडर द रेलिवेंट फैक्ट। Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no others. अच्छा, evidence जो है, evidence has to be given of the fact in issue. कोई भी पार्टी अपना केस फाइल करती है किसी भी कोर्ट में, तो वो क्या करते हैं, हम एग्जिबिट्स करते हैं, ठीक है, हम एनेक्शर्स लगाते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, जिसके बेसिस पे वी आर कमिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइल आवर इशू, सो दैट इज द फैक्ट इन इशू। उसका हमें जो है एविडेंस देना है, अलॉन्ग विद दैट जो उससे इंटरलिंक जो जिससे कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, दैट आर रेलिवेंट फैक्ट्स, वी आर सपोज टू गिव द एविडेंस ऑफ दोज फैक्ट्स एज वेल। नो एविडेंस फॉर इररेलेवेंट फैक्ट। Then we have Article 19, relevancy of facts forming part of some transaction. अच्छा, इसमें जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें एक टर्म है दैट इज़ रेस जेस्टे। इट इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर इन द बेयर एक्ट, ठीक है, बट ये आपके लॉग एक्ट के एमसीक्यू में आता है। अगर आप पास पेपर्स भी चेक करेंगे तो उसमें सेवरल टाइम्स जो है ये एक टर्म यूज़ हुई है, रेस जेस्टे, ठीक है। सो सिंस इट इज़ नॉट मेंशनड एनीवेयर डायरेक्टली के व्हाट इज़ रेस जेस्टे, या इट इज़ नॉट डिफाइंड के व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे, तो पीपल यूजुअली थिंक कि ये शायद कोई आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स जो है, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जाकर कोई एमसीक्यू दे दिया है। नो, इट इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल 19। रेस जेस्टे जो है बेसिकली facts which though not in issue are so connected with a fact in issue as to form a part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places, ठीक है। इसकी illustration है, let me give that, then I'll explain it. A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or by the bystanders of the beating or so shortly before or after it as to form a part of the transaction is a relevant fact. रेस्ट जेस्टे जो है बेसिकली उस टर्म का मैंने यहाँ पर मीनिंग भी मेंशन किया हुआ है, दैट आर थिंग्स क्लोजली डन और थिंग्स क्लोजली कनेक्टेड। इलस्ट्रेशन मैंने जितनी भी हैं वो सारे अभी वट एवर आई हैव एक्सप्लेन और वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, उसमें जितने भी इलस्ट्रेशन या आपके एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स हैं वो सारे बेयर एक्ट हैं। द रीज़न इज़ दैट कि आपके इलस्ट्रेशन जो हैं वो बेयर एक्ट के ही आते हैं, ठीक है, वो कोई आउट ऑफ सिलेबस जो है आपसे इलस्ट्रेशन नहीं पूछेंगे। एंड यू डू हैव टू लुक इन द इलस्ट्रेशंस, क्योंकि इलस्ट्रेशंस जो है वो दी जाती हैं वेदर इट CPC, CRPC और द QSO। तो ये जो दो मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखे हैं इनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये इस तरह से आता है, रेस जेस्टे मीन्स नीचे आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, तो इधर इट विल बी थिंग्स क्लोजली कनेक्टेड और इधर इट विल बी थिंग्स क्लोजली डन, ठीक है। अच्छा, तो आई वॉज ऑन इट्स एग्जाम्पल। रेस जेस्टे बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ए ने जो है A एंड B वर स्टैंडिंग टुगेदर, ठीक है। A ने क्या किया, A ने B को इतना मारा दैट इट रिजल्टेड इन हिज मर्डर, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होंगे बाय स्टैंडर्ड्स, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फाइट या ड्यूरिंग दिस क्वेरल, के उन्होंने वेदर दे ट्राई टू सेव द B फ्रॉम A's बीटिंग, ठीक है, या उन्होंने क्या विटनेस किया, सारी चीज़ें, ये जो सारे जो आउटर फैक्ट्स होंगे ना, ये जो सराउंडिंग जो फैक्ट्स होंगे, ये जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है। डू मेंशन दिस टर्म।
I will mention the identification parade. Moving on to Article 21, that is motive, preparation and previous or subsequent conduct, which reads as any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. ठीक है, इसके illustration से I will explain it. A is tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. Since we are talking about the relevancy of the fact, ठीक है, तो Article 21 जो है it reads as के let's say example से ही समझते हैं, ठीक है, ऐसे A ने commit किया murder B का, ठीक है, and the B is dead now. C ने क्या किया, C is the witness to that murder, but instead of reporting it to the concerned authority, C क्या करता है, C A को डराता है, ठीक है, C A को threat करता है that I am going to disclose this information, either you give me the extortion amount or I am going to disclose it. ठीक है, तो C ने क्या किया, C used this murder for his own favor. तो ये भी जो एक fact है that is going to be considered as the relevant fact. ठीक है. Then we have Article 22. अच्छा, Article 22 is also very important. ये कुछ articles जो मैंने उसमें अलग से headings के साथ mention किए ना, they are very important. ठीक है, just like Article 19 है, rule of res geste है, ठीक है, principle of res geste है, या Article 22 है, identification parade है, और further जो है अभी we are going to study about the plea of alibi. तो ये सारी चीज़ें. So Article 22 is basically related to the identification parade, which reads as facts necessary to explain or introduce relevant fact. अब ये किस तरह से एज एन MCQ आता है, यू ऑल नो कि आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली होती क्या है कि लेट मी गिव एन एग्जांपल. क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें थैंक यू सो मच. एनीवेज ओके, वेयर वाज, ठीक है. Article 22 है of identification parade, ठीक है. It reads as, I was giving you an example, criminal case है, okay. I think I'm not comfortable with it. I'm not comfortable with it, sorry. रिमांड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है, कस्टडीज लेकर आते हैं, उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन परेड के उसमें जो एक्यूज़ होता है या सस्पेक्टेड एक्यूज़ होता है या जो भी सस्पेक्ट है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करवाया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन. दैट परेड या दैट प्रोसीजर इज टर्म्ड एज आइडेंटिफिकेशन परेड. तो इसका MCQ किस तरह से पूछते हैं, दैट term parade means procedure of conducting identification parade. Identification parade needs to be conducted before the magistrate having jurisdiction. ठीक है. These are few things that you have to remember कि let's say अगर अभी in further we are going to study कि अगर confession है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड हो रहा है, या कोई भी स्टेटमेंट है उसकी क्या जो है वो लीगल वैल्यू अगर पुलिस के सामने होगा तो इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें. सिमिलरली आइडेंटिफिकेशन जो परेड है इट हैज़ टू बी कंडक्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिसडिक्शन होगी. यू कैन नोट डाउन एज वेल. मैंने इसमें बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में जो है आई हैव मेंशनड इट. ओके, प्ली ऑफ एलिबाई.
जस्ट लाइक आई सेड के देर आर सर्टेन टर्म्स, ठीक है, जो बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है, बट वो आपसे लॉ गैट के एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है आपसे, और पूछते हैं दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस, ठीक है, उसका आई गिव यू द थिंग्स दैट आर क्लोजली कनेक्टेड और थिंग्स क्लोजली डन. Similarly, plea of alibi 24 says that when facts not otherwise relevant become relevant, facts not otherwise relevant are relevant. कि कब वो फैक्ट जो इररेलेवेंट है दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेलिवेंसी, ठीक है, इररेलेवेंट फैक्ट्स कब रेलिवेंट होंगे. इसकी इलिस्ट्रेशन है दैट द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पेशावर ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर इज रेलिवेंट. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. A ने commit किया है murder, ठीक है, एक question है, या A जो है वो एक suspect है, उसको as a suspect produce करते हैं, उसके ऊपर एक suspicion जो है वो ये है कि A ने जो है एक murder commit किया है, कहाँ पर, पेशावर में उसने murder convict किया है. But जो ए है वो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द मर्डर आई वाज प्रेजेंट इन लाहौर, या मैं कराची में था, ठीक है. तो उससे उसकी ये जो स्टेटमेंट है इससे जो फैक्ट्स कनेक्टेड होंगे कि ठीक है वो इतने टाइम में जो है ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द डिस्टेंस ऑफ द पेशावर या कराची या लाहौर का, कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता, या हो सकता है कि इम्पॉसिबल नहीं है कि उसने कमिट नहीं किया होगा, बट हो सकता है कि उसने ना कमिट किया हो. तो ये जो कंडीशंस हैं या ये जो फैक्ट्स हैं दैट आर अराइजिंग दैट फॉल अंडर द प्ली ऑफ एलिबाई बेसिकली. और जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये एक रेमेडी है दैट इज जो एक एक्यूज है वो अवेल कर सकता है इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है. उसके इलस्ट्रेशन इज गिवन ओवर हियर. अच्छा, इसके जिस तरह से MCQs आते हैं आई हैव आल्सो हाईलाइटेड दैट, ठीक है, that the rule of plea of alibi is provided under article dash 24 सब clause 2. अब वो सिंपल 24 भी दे सकते हैं आपको, 24 clause 2 भी दे सकते हैं, 24 clause 1 भी दे सकते हैं. So that is basically the plea of alibi is discussed under article 24 sub clause 2. Plea of alibi makes irrelevant facts relevant just like I have explained it, ठीक है. तो ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का जो टॉपिक है वी हैव जस्ट एंडेड इट. नाउ द टॉपिक फॉर द एडमिशन हैज़ स्टार्टेड. जो आर्टिकल 30 है इट डील्स विद द एडमिशन. अब बेयर एक्ट में एडमिशन की डेफिनेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली. It just says that admission is a statement, oral, documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person under such circumstances. एडमिशन के जो है बेसिकली देर आर टू मीनिंग्स, ठीक है. एक तो ये है टू एक्नॉलेज समथिंग, टू एक्नॉलेज एनी फैक्ट, ठीक है, एडमिशन करना, उसको एडमिट करना किसी चीज़ को, टू एक्नॉलेज एंड टू एडमिट अ फैक्ट, ठीक है. अब एडमिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वेदर इट कैन बी इन ओरल फॉर्म और वेदर इट कैन बी इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ठीक है. जस्ट लाइक वी डिस्कस प्रीवियसली दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, एक तो आपका ओरल होगा और एक आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स दे आर इंटरलिंक्ड सिमिलरली कि एडमिशन जो है वो ओरल फॉर्म में भी किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी किया जा सकता है. इट सेज के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन. लेट्स से देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट इट इज़ डिनाइड, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि एग्रीमेंट हुआ था, बट द पर्सन डिनाइज के, ठीक है, वर्बली ही इज जस्ट डिनाइंग के नहीं हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था, बट व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस. तो वो उस टाइम पे कहता है कि येस देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज एग्जिस्टिंग बिटवीन अस एंड दैट स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन अस. सो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ बेसिकली एन एडमिशन. और एडमिशन कहाँ पर होता है? एडमिशन इज़ मेड इन द सिविल कोर्ट्स, ठीक है. क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है कन्फेशन किया जाता है. Then we have Article 33 which reads as admission by persons expressly referred to by party to the suit. I'll explain it with the illustration that says that the question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C's statement is an admission.
दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने अपना हॉर्स सेल किया बी को। अब ए बी जो है वो ए से क्वेश्चन करता है कि आई वांट टू नो अबाउट द हॉर्स, आई वांट टू नो द डिटेल्स और द फैक्ट्स अबाउट द हॉर्स। तो ए क्या करता है, ए उसको रेफर कर देता है टू द सी कि सी को इसके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन है, जाओ सी से जाकर जो है पूछो या कंफर्म करो। तो ये क्या होगा, ये रेलिवेंट फैक्ट या इसको एज एन एडमिशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने सेपरेट स्लाइड पर भी